गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम वाउचेरिया को लेंगे और इसको वोकेरिया भी कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम इनको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे जाने जाते हैं। यह है जो वोकेरिया है, इसकी फैमिली है या वर्ग है जो क्लोरोफाइसी के अंतर्गत यानी कि आती हैं, और इसी में साइनोफेल्स, वैसे बेसिकली यह डिवीजन है जो थैलोफाइटा और जेंथोफाइसी में भी क्लास है जो कुछ नहीं रखा है इसको। साइफोनेल्स ऑर्डर इसका है, वाउकेरियस इसकी फैमिली है, एंड वाउकेरिया और जीनस है इसका जेमिनेटा है। इसके संदर्भ के अंदर जब हम बात करते हैं तो यह वाउचेरिया है, यह तो इसका थैलस शाखित, नलीय और साइफेनेसियस कंडीशन में होता है, यानी कि इसके अंदर है जो तंतु नहीं पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ इसमें एपिकल ग्रोथ होती है। सामान्यतः इसमें सेंटीमीटर लंबे होते हैं, पटीन होता है और सिनोसिटी कंडीशन पाया जाता है। शैवालों के अंदर पाए जाने वाले इस ग्रुप में यह है एक ऐसा जीनस है जो कि सिनोसिटी कंडीशन में पाया जाता है, जो कि आपके कोर्स में है। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसी के अंदर है जो स्थलीय जातियाँ अधिकतर मूलाभासों से दृश्य होती है और इसको हैप्टीरॉन द्वारा संलग्न रहती हैं, यानी कि स्थापांग कहते हैं। पल्वित या फ्लोटिंग जो जातियाँ होती हैं इनके अंदर है जो हैप्टीरॉन नहीं पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इसी को देखते हैं तो थैलस सुविकसित होता है। भूमिगत मूलाभासी तंत्र, अंडरग्राउंड राइजोइडल कंडीशंस भी इसके अंदर देखने को मिलती हैं। इसी के अलावा इसमें क्या है कि इरेक्ट एरियल ब्रांचेज जो होती हैं उनमें काफ़ी विघटन पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसकी थैलस की कोशिका भित्ति अपेक्षाकृत पतली एवं 2 परतों में विभेदित होती है। बाह्य परत पैक्टिन यौगिक यानी पैक्टिन कंपाउंड्स की और भीतरी है जो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसी के आधार पर हम है जो इनको जान सकते हैं। कोशिका भित्ति की सतह पर प्रायः चूने का, लाइम का यानी कि निक्षेपण पाया जाता है, और थैलस के अंदर कोशिका भित्ति की परिधि पर कोशिका द्रव्य की एक मोटी परत होती है जो कि केंद्रीय भाग के अंदर एक सतत केंद्रीय रिक्तिका या सेंट्रल वैक्यूल का निर्माण करती हैं। केंद्रीय रिक्तिका रस सेल शेप से भरी यानी कि साइफिस होती है। इसी के अंदर कोशिका द्रव्य में परिधीय यानी कि पेरिफेरल साइड के अंदर है जो डिस्कोइड क्रोमेटोफोर्स यानी बिंबाब क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, और इसी क्रोमेटोफोर में पायरेनाइड का प्रायः अभाव पाया जाता है। इस वोकेरिया में भोज्य पदार्थ संचित जो फूड होता है, भोज्य पदार्थ जो संचित होता है वह है कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म रंगहीन बिंदुओं, स्मॉल कलरलेस ड्रॉपलेट्स के रूप के अंदर वितरित रहता है। निरंतर प्रकाश उगने वाले तंतुओं में ये प्रकाश संश्लेषी पौधों संचय स्टार्च के रूप में होता है। इसमें अगर हम देखते हैं तो रिप्रोडक्शन के लिए जब हम बात करते हैं तो वाउचेरिया में जो रिप्रोडक्शन होते हैं वह वेजिटेटिव टाइप भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल टाइप भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो इसमें फ्रेगमेंटेशन के कारण यानी खंडन के द्वारा होता है। खंडन का मतलब ये होता है कि इसी का थैलस के जो भाग होते हैं वह टुकड़ों के अंदर विभक्त हो जाते हैं, और टुकड़ों में विभक्त होने के बाद में यह एक नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। ऊपर जितने टुकड़े होते हैं उतने ही थैलस का निर्माण कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसमें जू स्पोर्स, जिनको कि सिनजू स्पोर्स के नाम से जाना जाता है, ये है एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो कि जलीय जातियों के अंदर अलैंगिक जनन की सामान्य विधि होती है। इसी में चल बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी यानी जू स्पोरेंजियम में होता है।
बीजाणुधानी के निर्माण के समय में कुछ ऊर्ध्व शाखाएं के शीर्ष फूल करके यानी कि क्लब शेप्ड हो जाते हैं, और क्लब शेप्ड होने के कारण ये है जो मोटे दिखाई देते हैं। केंद्रक, इसमें अनेक केंद्रक होते हैं, क्रोमेटोफोर एकत्रित हो जाते हैं, और इसी की वजह से इसमें क्या है कि काफ़ी संचित फूड मटेरियल भी इकट्ठा हो जाता है। यह शुरू के अंदर है जो पटहीन होता है, लेकिन बाद में है जो आधार भाग पर एक पट का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप यह है थैलस के शेष भाग होता है उससे अलग हो जाता है, संपर्क समाप्त हो जाता है। चल बीजाणुधानी जो स्पोरेंजियम कहलाती है, और इसी के अंदर है जो केंद्रकों की पारस्परिक स्थिति में प्रतिलोमन इन्वर्जन होता है, और अर्थात केंद्रक जो कायिक तंतु के केंद्राभी कोशिका द्रव्य के केंद्र की ओर स्थित होते हैं, उसमें बीजाणुधानी की परिधि की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। इसी प्रकार क्रोमेटोफोर भी परिधि केंद्र की ओर आ जाते हैं। यानी कुल मिलाकर की बात यह है कि इस प्रकार के जो भी हैं उनमें जो कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित जो भी कोशिकांग होते हैं वो परिधि की तरफ आ जाते हैं, और परिधि की तरफ आने के बाद में ये है जो एक बाहर की तरफ है जो फ्लैजिला इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। परिपक्व चल बीजाणु गोल एवं अंडाकार बहुकोशिकीय बहुकेंद्रकीय क्रोमेटोफोर युक्त संरचना होती है, और इसी के केंद्र की एक रिक्तिका वैक्यूल पाई जाती है। इन्हीं के अध्ययन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा करने पर ये अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक केंद्रक के प्रमुख स्थित दोनों कशाभिकाओं की लंबाई असमान होती है। यानी कि इसी के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं वह हीट्रोकोन्ट टाइप के होते हैं, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोनों असमान प्रकार के यानी कि होते हैं। तो कोइवकेरिया में चल बीजाणु अपनी बहुकेंद्र की तथा बहुकशाभिका प्रकृति के कारण अन्य हरित शैवालों के चल बीजाणुओं के से भिन्न होते हैं, और अन्य हरित शैवालों में बीजाणुधानी का जीवद्रव्य एक केंद्रकीय खंडों में विभाजित होता है, होकर के अनेक एक केंद्रकीय एवं द्विभाषी जीवाणुओं में होता है। तो इसी आधार पर बहुकेंद्रकीय बहुकशाभिकीय चल बीजाणु को संचलन या सिंजूस्पोर्स के नाम से इसी वजह से जाना जाता है। जर्मिनेशन, इनका जो जर्मिनेशन होता है वो किस प्रकार से यानी कि होता है उसको हम देखते हैं। जर्मिनेशन के लिए हम ये देखते हैं कि ये है जो बीजाणु से मुक्त होकर के पश्चात ये जो उनके बाद में अपनी कशाभिकाएं समेट करके एक अपने चारों ओर एक भित्ति का निर्माण स्रावित कर लेते हैं, और इसी अंत में यह अंकुरित होकर के और जर्मिनेटिंग ट्यूब बाहर निकालते हैं। जर्मिनेटिंग ट्यूब से राइजोइड्स भी निकलते हैं और यंग फिलामेंट निकल करके ऊपर की तरफ आ जाता है, और जिससे कि नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। इसी के बाद के अंदर हम आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन आता है एप्लेनोस्पोर्स। एप्लेनोस्पोर्स है जिसका फॉर्मेशन भी उसी की भांति यानी कि चल बीजाणुओं की भांति ही होता है, लेकिन इनमें क्या है कि बाहर की तरफ है जो मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है, और फेवरेबल कंडीशंस आने के ऊपर ये है जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होकर के और नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है इसमें अकाइनेट्स का फॉर्मेशन। अकाइनेट्स की फॉर्मेशन एक निश्चेत बीजाणु यानी कि प्रतिकूल परिस्थितियों के में कुछ स्थलीय अथवा जलीय जातियों के तंतु मोटी एवं जिलेटिन भित्तियों द्वारा अनेक छोटे छोटे बहुकेंद्र के खंडों में विभाजित हो जाते हैं, और इन्हीं के जीवद्रव्य में अनेक ही तेल बिंदु पाए जाते हैं, और इन्हीं निर्मित प्रत्येक बहुकेंद्र के खंड हिप्नोस्पोर्स यानी कि निश्चेत बीजाणु यानी अकाइनेट्स और सिस्ट कहलाती हैं। तो अनुकूल परिस्थिति आने पर यह है सिस्ट है जो अमीबॉइड कंडीशन में आकर के और लेटरल वाल से जो टूट जाती हैं, और इससे ये जर्मिनेट होकर के और नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। और अकाइनेट्स हैं जो कि एक मालाओं के रूप के अंदर यानी कि पाए जाते हैं, और जिसमें एक के बाद एक में चमकीले होते हैं, और यह गोंग्रोसिरा स्टेज की स्थिति के अंदर पाए जाते हैं। तो गोंग्रोसिरा स्टेज होने की वजह से इसको गोंग्रोसिरा स्टेज से जाना जाता है।
यह है जो एक विशेष लक्षण होता है जो कि इसी में पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या है कि इसमें ओगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ओगैमस में भी लैंगिक प्रक्रम के अंदर विशेष प्रकार के नर तथा स्त्री जननांगों द्वारा होता है जो कि क्रमशः पुंधानी यानी एंथ्रीडियम, अंडधानी ओगोनियम कहलाते हैं। इसी की अधिकांश जातियाँ समजालिक अथवा उभयलिंगाश्री, होमोथैलिक और मोनोसियस है, परंतु वो वोकेरिया डाइकोटोमा में यह है आदिम जातियों में विषम जालिकीय या एकालिंगाश्री हीट्रोथैलिक और डायोसिस कंडीशन होती हैं। सामान्यतः जनांग नम्य मिट्टी एवं शांत जल में उगने वाले तंतुओं में प्रखर प्रकाश की उपस्थिति में होते हैं। ये निकट उभयलिंगाश्री जातियों में पुंधानियों तथा अंडधानियों एक ही दूसरे के निकट होती हैं। और इसी के साथ साथ इसमें क्या है कि डेवलपमेंट जब हम देखते हैं एंथ्रीडियम का जब डेवलपमेंट देखते हैं तो एंथ्रीडियम में डेवलपमेंट एक विशेष प्रकार की संरचना के रूप के अंदर यानी कि होता है। एक ट्यूब लाइक संरचना है जो थैलस से निकलती है और वह बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ती है और एक एंथ्रीडियल ब्रांच का निर्माण करती है। एंथ्रीडियल ब्रांच है जो धीरे धीरे जो इसमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक बहुत सारे वेक्यूल्स, फूड मटेरियल्स, क्रोमेटोफोर्स सभी टिप पोर्शन की तरफ जाते हैं और जाने के बाद के अंदर एक हुक जैसी संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। हुक जैसी संरचना में परिवर्तित होने के बाद यह एक सेप्टा का निर्माण हो जाता है और वह सेप्टा का निर्माण होता है तो उसमें यह मदर प्लांट से है जो अलग हो जाते हैं। और उसी के तदुपरांत इसमें क्या है कि प्रत्येक जो न्यूक्लियस है वह अपने साइटोप्लाज्मा और प्रोटोप्लाज्मा है जिसके अंदर विभेदित हो जाता है और उसी के साथ साथ इसमें फ्लैजेला का निर्माण हो जाता है और ये एंथ्रोजोइड कहलाते हैं। टिप पोर्शन के ऊपर है जो ये एक पीक लाइक स्ट्रक्चर होती है यानी कि एक छेद बन जाता है जिससे निकल करके बाहर निकल करके आ जाते हैं और वो ये मूवमेंट करके और कहाँ तक जाते हैं, ओगोनियम तक जाते हैं। ओगोनियम का निर्माण ये एंथ्रीडियल ब्रांच जो इनिशियल होती है, एंथ्रीडियल इनिशियल है उसी के पास में यानी कि होता है, उसी के जस्ट पास के अंदर यानी कि इसी का विकास होता है। और इसके विकास के कारण इसी की जो एक बार है जो साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं जिनको वांडर प्लाज्म के नाम से जाना जाता है। वांडर प्लाज्म है जो काफ़ी अधिक की मात्रा के अंदर है जो डेंस हो जाता है और वह डेंस होने की वजह से इसमें काफ़ी अच्छी यानी कि स्थिति पाई जाती है। और इसी के साथ साथ में यह एक गांठ जैसी संरचना है जो बाहर की तरफ एक ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर है जो आउटर साइड के अंदर इसी एंथ्रीडियल इनिशियल के पास में बन जाती है। ओगोनियम इनिशियल है जो धीरे धीरे है जो आगे बढ़ती चली जाती है और उसी के अंदर जब बहु केंद्र की कंडीशन पर सर्वप्रथम बन जाती है। लेकिन कुछ एल्गोलॉजिस्ट का मानना है कि इनमें से एक केंद्रक है जो अंदर रहता है, बाकी वापस रिवर्स हो जाते हैं और कुछ का मानना है कि एक केंद्रक सर्वाइव करता है, बाकी डिजनरेट हो जाते हैं। इसी के टिप पोर्स सेप्टा बनने के तदुपरांत इसके ऊपर पोर्शन के अंदर यानी कि एंटीरियर साइड में ऊपर की तरफ एक बीक स्ट्रक्चर बनती है और बीक के अंदर है जो एक पोर बन जाता है। उस पोर के अंदर है जो एंथ्रोजोइड से जो एंटर करते हैं और एंथ्रोजोइड करने के बाद में यह जो न्यूक्लियस है जो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होने के कारण ये फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट है जो एक गोलाकार संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाता है और इसी के चारों तरफ है जो एक हाईलाइन यानी कि स्ट्रक्चर यानी कि बन जाती है। हाईलाइन स्ट्रक्चर बनने के बाद में इसी में से क्या है कि यह है फेवरेबल कंडीशंस आती हैं उस समय यह जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के तदुपरांत ये है नए थैलस का निर्माण कर लेता है। जर्मिनेशन के बाद में नए थैलस का निर्माण करता है जो कि यंग थैलस बना लेते हैं। इसी की लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो लाइफ साइकिल है जो आपको ये डायग्रामेटिकली आपको दिखाया गया है। इसी के अंदर यानी कि थैलस है, डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है जो स्पोर्स का निर्माण होता है, स्पोर्स निकल करके बाहर आ जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं।
दूसरी कंडीशन के अंदर आपको दोनों बताया गया है, एंथ्रीडियम और ओगोनियम का डेवलपमेंट है जो साइमल्टेनियस बताया गया है। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड बनते हैं, हैप्लॉइड से है जो यानी कि मियोसिस होगा उसमें हैप्लॉइड बनता है, और उसमें ये है जो जर्मिनेटिंग ट्यूब है जो इससे निकल करके बाहर आती है और उससे ये नया थैलस का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से हमें जो लाइफ साइकिल इसी के अंदर है जो यह ग्राफिक रूप से दिखाई दी है। तो इसी प्रकार से है जो वाउचेरिया के अंदर है जो ये बनता है, जिसको कि हम यहाँ पर देखते हैं और ये करते हैं। तो इसको आपको देखना है और इसको अंडरस्टूड करना है। कई बार कंप्लीट लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार प्रोडक्शन पे पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और आपको बताना है, डायग्रामेटिकली सबको बताना है। थैंक यू।